Alright, guys, let's begin with the laws which are related to the black money. Now, in the part C, we have two specific laws which are related with black money. One is the Prevention of Money Laundering Act 2002. One more is prohibition on Benami transactions, or which is prohibition on Benami Property Transaction Act 1988. So one law which we are going to deal with is was brought in fundamentally in 1988, which has been amended in 2016, and the other one is Prevention of Money Laundering Act. Now the reason we are starting with this is because पार्ट सी में दो क्वेश्चंस होते हैं, एक 20 मार्क का, एक 15 मार्क का. हमारा फोकस ये है कि जो 15 मार्क में जो 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनसे रिलेटेड पूरे टॉपिक्स खत्म कर लें, क्योंकि काफ़ी कम समय में, काफ़ी कॉम्पैक्ट समय में वो कंप्लीट हो जाता है. सो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वी आर डन विथ, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट वी आर डन विथ. नाउ द नेक्स्ट टू चैप्टर्स विच यू आर गोइंग टू लुक एट आर गोइंग टू बी वन, Prevention of Money Laundering Act, and the Prevention of Benami Property Transaction Act. So Benami transactions करना allowed नहीं है. Money laundering, of course, the word laundering itself means cleaning. So cleaning of black, basically black to white करना, काले पैसे को, unaccounted income को legit economy में entry लेकर आना. So we are going to talk about these two laws. To begin with, we will begin with Benami Transactions Act. So let me just brief you about the brief history of this law and how critical and how important this law is, and with the sort of timeline this law was amended and was brought in 2016. It is just amazing and baffling. अगर लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद वो बहुत सारी चीजें इस अमेंडमेंट से समझ जाते. So what is this law called? Fundamentally, this is Prohibition on Benami Property Transaction Act 1988. So 1988 में ही हिंदुस्तान में एक बेनामी ट्रांजैक्शंस, बेनामी प्रॉपर्टी को जो लोग अलग अलग नामों से किसी और के नाम से प्रॉपर्टीज खरीदते थे, ऐसे ट्रांजैक्शंस को फंडामेंटली प्रोहिबिट 1988 से ही कर दिया गया था. But there were enough reasons, there were many reasons why 1988 Act was not, successful, and it lacked lot of, provisions. बहुत सारे ऐसे instances थे, बहुत सारे ऐसे cases थे जहाँ पर कानून effective नहीं था. मतलब हिंदुस्तान में बेनामी ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नेता है वो किसी दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद के बैठा हुआ है, पूरा काला पैसा किसी और के नाम से कहीं इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, प्रॉपर्टीज अलग अलग नामों से खरीदी हुई है, तो वो प्रॉपर्टी अगर पकड़ में भी आ जाती थी तो वो प्रॉपर्टी का करना क्या है, उसकी एडजुडिकेशन कैसे करनी है, उससे उसके साथ किस तरह से डील करना है, ये पुराने कानून में था नहीं. प्लस जितनी कठोर पनिशमेंट होनी चाहिए, जितनी क्योंकि इन्फोर्समेंट बहुत मजबूत चाहिए ऐसे कानूनों का, तो उतनी इन्फोर्समेंट मजबूत नहीं थी उस कानून की. तो जस्ट अ वीक बिफोर डीमोनेटाइजेशन, यू रिमेंबर 8th of November रात को 8 बजे, रात के 8 बजे से भाई और बहनों 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट डीमोनेटाइज हो गए थे. जस्ट 1 week बिफोर दैट बिनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट जो आई थी 2016 में, वो प्रेसिडेंट ने तो 10 अगस्त 2016 को पास कर ली थी, लेकिन वो इफेक्टिव हुई थी 1st of November 2016 से. मतलब डीमोनेटाइजेशन के एग्जैक्ट एक हफ्ता पहले हिंदुस्तान में एक कानून इफेक्ट में आ गया था, जो जिसकी प्राथमिक वजह यही थी कि जैसे ही डीमोनेटाइजेशन अनाउंस होगा, लोग दूसरों के नाम से 2.5 लाख रुपए जमा करना शुरू कर देंगे. दूसरों के नाम से 2.5 लाख रुपए जमा करके दूसरों के नाम से बैंक अकाउंट्स खोलने लग जाएंगे. वो सबको एग्जैक्टली रोकने के लिए ही जस्ट 1 week बिफोर डीमोनेटाइजेशन दिस लॉ वाज अमेंडेड. सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग वे हाउ द थिंग्स हैव मूव्ड, एंड विद the intentions were absolute, the intentions were right. ये जो कानून लाया गया 2016 में, जिसको अमेंड किया गया,
इफेक्टिवली यार 1988 का पूरा ही कानून चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी ये एक अमेंडमेंट था, तो पुरानी एक्ट रिपील नहीं हुई, पुराने कानून में ही प्रावधान बदले हैं। तो इसीलिए इसको अभी भी हम प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 ही बोलते हैं। लेकिन 2016 की जो अमेंडमेंट्स थी, इससे कानून का पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नोटिसेबल बात है कि बड़े बड़े लोगों का ध्यान नहीं गया कि डिमोनेटाइजेशन के एक हफ्ता पहले सरकार ने इतनी बड़ी वार्निंग दे दी थी। एक हफ्ता पहले अगर ये कानून इफेक्ट में आया है तो सर्टेनली कुछ इंटेंशंस होंगे। एंड नरेंद्र मोदी केप्ट ऑन रिपीटिंग कि मैंने बोला था, एक हफ्ता पहले कानून लाया था, लोग समझे नहीं, लोगों ने सोचा मोदी कुछ करेगा नहीं, बोलता रहता है। सो ही केप्ट ऑन सेइंग दिस इन हिज स्पीचेस लेटर ऑन. So it is very interesting to see how this act has rolled. It's a very short, very simple sort of act. बहुत कम समय लगता है इसको पढ़ने में, और अक्सर एक क्वेश्चन 3 मार्क का या 5 मार्क का आता है इस पर्टिकुलर कानून से, और बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार. सो लेट्स चेक आउट अब इसको हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हमारा अप्रोच क्या होने वाला है. तो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी चैप्टर शुरू करते वक्त आपके माइंड में डूबियस थॉट प्रोसेस हो कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं. तो इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज में क्योंकि बहुत सारे कानून हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारा हर चैप्टर को शुरू करते साथ एजेंडा बहुत टाइट हो. तो नंबर 1, वी आर गोइंग टू सी द ऑब्जेक्ट एंड रैशनल ऑफ द एक्ट. When I say rationale of the act, the amended act, because effectively वही कानून पढ़ना है हमें जो 2016 में आया है. तो क्या वजह रही, क्या रैशनल है, क्यों ये कानून बनाया गया है, किस इंटेंशन के साथ ये कानून बनाया गया है, दैट इज समथिंग दैट वी गोना लुक एट फर्दर. अब जब हम वो देखेंगे तो जो बेसिक सेक्शंस हैं, सेक्शन 3, 4, 5, 6, बहुत छोटे से सेक्शंस हैं, बट एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव है कानून का, वो पढ़ते साथ अगर मैं आपको 3, 4, 5, 6 पढ़ा दूंगा तो ऑब्जेक्ट्स थोड़े से इलेबोरेट भी हो जाएंगे और थोड़ा डिटेलिंग भी हो जाएगी. तो ये कानून क्यों बनाया गया, ये कानून क्यों लाया गया, क्यों है ये कानून, सबसे पहले ये देखेंगे. फिर हम लोग सेक्शन 3, 4, 5, 6 जो बेसिक सेक्शंस है, चार्जिंग प्रोविजंस है, फंडामेंटली जो कानून है वो 3, 4, 5, 6 में दिखेगा आपको, वो हम देखेंगे. और फिर ऑफकोर्स जब हम डिटेलिंग करेंगे, जब हम डिटेल में बात करना शुरू करेंगे, तो ये बहुत एसेंशियल होगा कि आपको एटलीस्ट 4 डेफिनेशंस पता हो या 4 वर्ड्स का मीनिंग पता हो. 1 इज गोइंग टू बी हु इज बेनामीदार. तो बेनामीदार क्या होता है, देन व्हाट इज बेनिफिशियल ओनर, हु इज बेनिफिशियल ओनर, व्हाट हु इज बेनामीदार, देन व्हाट इज बेनामी प्रॉपर्टी, एंड देन व्हाट इज बेनामी ट्रांजैक्शंस. So fundamentally these 4 definitions have to be studied, and we have to be very 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 airtight on these definitions, because these definitions, if we are aware of this chapter is just a cakewalk, it's a very simple act. Further, then we shall see 24, 25, 26, 27. ये sections हम थोड़ा precisely देखते हैं. कारण यही है कि जो पुराना कानून था उसमें जो प्रॉपर्टी पकड़ में आई है उसके साथ क्या करना है वो था नहीं पुराने कानून में. तो नए कानून में यही तो खास बात थी कि ये प्रॉपर्टी का एडजुडिकेशन कैसे होगा, जो प्रॉपर्टी पकड़ में आती है उस प्रॉपर्टी के साथ किस तरह डील किया जाएगा. तो 24, 25, 26, 27 जो है, इट इज़ बेसिकली अबाउट द एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, देन द कन्फिस्केशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, एंड how the notices will be sent to the parties जो पकड़ में आई हैं, जो गलत धंधा करते हुए पकड़ में आए, उनको नोटिस कैसे दिए जाएंगे, एंड फाइनली जो प्रॉपर्टी बेनामी है उसका होगा क्या. तो that is there in 24, 25, 26, 27. When I will be talking about 24 to 27, I will also talk about the authorities under this act. Basically I'll have to tell you about 2 specific authorities because बार बार उसका जिक्र होगा. इनकम टैक्स के ही ऑफिसर को एक ड्यूटी दी गई है बेसिकली, तो वी विल टॉक अबाउट दैट, एंड दैट वुड बी इट. सो अ वेरी सिंपल एक्ट, अ वेरी सिंपल चैप्टर, वेटेज 3 to 5 मार्क्स समटाइम्स. वैसे 3 से 5 के ऊपर तो कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं, क्योंकि पार्ट सी जो है उसको क्रैक करना काफ़ी आसान है, क्योंकि वो 25 मार्क का पार्ट है और उसमें 12 चैप्टर्स हैं.
तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। और अक्सर ये कानून को पूरा इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर वो लोग जो छोटे छोटे कानून हैं उसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, उसका जैसे रेरा हो गया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट हो गया, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट हो गया, ये कानून में समरी ज़्यादा पूछी जाती है। यू नो, दे वांट कि वेदर अ स्टूडेंट हैज़ अ बेसिक आइडिया of what is the law about, what are the basic provisions, because the intention of economic laws this subject is, apart from foreign exchange laws जो डिटेल में पढ़ना है, apart from competition act जो बहुत डिटेल में पढ़ना है, there are various economic laws which the business is going to encounter on a day-to-day basis. So what the ICSI intends is you should have a working knowledge, you should have a broad perspective about some of the laws. That is the reason you have to study 12 laws for 25 marks, 35 marks, I'm sorry, not 25, 35 marks. So let's get started and let's understand what is the act about, what is the intention, etc. ठीक है, तो दिस इज़ द एजेंडा। और कोशिश करना यही एजेंडा पे स्टिक करना, मैंने बहुत स्ट्रक्चर किया है चीज़ों को, कोशिश करना और यही स्ट्रक्चर फॉलो करना, इसी तरह से पढ़ाई करना, काफ़ी आसान होगा आपको इस तरह से पढ़ना। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट एंड रैशनल ऑफ द एक्ट। We will be writing it down, but before we write down, let us read it. As per the section 3 of the act, no person shall enter into Benami transaction. Fundamentally, the law has been specifically made कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, कोई भी एंटिटी जब कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है, तो वो अपने नाम पे खरीदे। आप फिक्टिशियस काल्पनिक नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किसी दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या इंटेंशन हो सकता है इसके पीछे? कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा? सीधी सी बात है, वो टैक्स चोरी कर रहा है या उसके पास ब्राइब का पैसा है, चोरी का पैसा है, हराम का पैसा है, वो इस तरह से पैसे कमा रहा है जो दिखाया नहीं जा सकता हिंदुस्तान में लीगली, लॉफुली वो बता नहीं सकता। तो कोई पॉलिटिशियन है जो ब्राइब एक्सेप्ट करता है, कोई ऑफिसर है जो ब्राइब एक्सेप्ट करता है, अब वो ऑफिशियली तो दिखा नहीं सकता कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो वही लोग होंगे जो किसी और के नाम से प्रॉपर्टी होल्ड करते रहेंगे ताकि उनके ऊपर इंक्वायरी ना बैठे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना शुरू कर दी जाए। सो द बेसिक लॉ इज बेनामी ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। जो करना अपने नाम से करो, जो खरीदना अपने नाम से खरीदो, तुम्हारा पैसा है, तुमने कमाया है तो अपने नाम से खरीदो, दूसरे के नाम से क्यों खरीदते हो? दूसरे के नाम से खरीदते हो तो हम तो यही मानेंगे कि ये चोरी का पैसा है, हराम का पैसा है, गलत धंधे से कमाया हुआ पैसा है, एंड दैट इज द रीजन इट इज प्रोहिबिटेड। बट वी शैल सी what exactly is a Benami transaction. There is a definition, and इतनी वैसे definition कोई difficult नहीं है, but we will still see what exactly is the meaning of Benami transaction. So it is not allowed. Further, now the penal provision is so draconian that I would like you to please understand this. You are going to become a company secretary. I'm telling you, you sometimes will not even understand why are people coming to you. They're giving you good money, incorporating various companies. Lot of instances, बहुत बार कंपनीज, छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज LLPs बना के पैसा घुमाने की कोशिश की जाती है, और बहुत बार पैसे को लॉन्डर करने के लिए, काले पैसे को सफ़ेद पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह के धंधे होते हैं। तो यू शुड रियली अंडरस्टैंड दिस लॉ। नाउ अंडरस्टैंड गाइज, if ever your client comes to you and tells you to do something like that, please understand what are the repercussions. Whosoever enters into a Benami transaction, जो भी बेनामी ट्रांजैक्शन करेगा, shall be punishable with imprisonment for the term which may extend to 3 years. So for 3 years the government is going to take good care of you. 3 साल की बढ़िया जेल हो सकती है, आपको 3 साल तक imprisonment हो सकती है, साथ ही साथ फाइन लग सकता है आपके ऊपर। एग्जैक्ट फाइन कितना है वो भी मैं बताता हूँ। फर्दर, वेयर एनी पर्सन enters into Benami transaction on or after the date of commencement of this 2016 Act shall be punishable in accordance with the Chapter 7. Exact Chapter 7 का मैं पेनल्टी आपको बताता हूँ।
ये तो पुराना कानून था। अब जो अभी लागू हो गया है, 2016 के पहले वाले कांड तो आपने किया है तो पुराने कानून में आपको सजा होगी, लेकिन 1 नवंबर 2016 के बाद जो गड़बड़ी करता है, धांधली करता है हिंदुस्तान में, वैसे तो बंद हो गई है धांधली अभी, इसीलिए रियल एस्टेट के प्राइसेस ऊपर नीचे हो नहीं रहे हैं। रियल एस्टेट पे ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, रियल एस्टेट में ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट में अक्सर काला पैसा हिंदुस्तान में ज़्यादा लगता था। 1 नवंबर 2016 के बाद क्यों हालत गड़बड़ा गई है रियल एस्टेट मार्केट की, इज बिकॉज द लॉज हैव बीन मेड लाइक दिस, विच इज़ गुड। तो चक्कर क्या है, देखते हैं इसको। चैप्टर 7 डील्स विद ऑफेंसेस एंड, तो बेसिकली अगर आपने हिंदुस्तान में 2016 1 नवंबर के बाद से बेनामी ट्रांजैक्शन किया, मतलब किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, अपना पैसा किसी और के नाम से यूज़ कर रहे हो, किसी और को बोलते हो प्रॉपर्टी खरीद लो, तो किसी और के नाम से प्रॉपर्टीज खरीदते हो आप, इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, कैद बामुशक्कत, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में तो आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो आपको लाइब्रेरियन बना देंगे, अंदर ऑफिस वर्क करवाएंगे आपसे। लेकिन अगर आप अब 2016 1 नवंबर के बाद आपने गड़बड़ी की, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, वो भी 1 साल, कम से कम 1 साल से लेकर 7 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एंड फाइन लग सकता है, जो कि कितना होगा, 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जितने की प्रॉपर्टी होगी उसका 25% तक आपको फाइन लग सकता है। ये तो सिर्फ आपको पनिश करने के लिए है, ये तो सिर्फ आपको ये तो पीनल प्रोविजंस हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, वो अलग, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बेचेगी और वो पैसा भी आपको मिलेगा नहीं, तो प्रॉपर्टी भी जाएगी, उसका 25% पेनल्टी भी लगेगी, और 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट के भी प्रावधान है। तो बड़ा ड्रैकोनियन कानून बनाया गया है। और अगर ये कानून में आप फंसे तो आप इमेजिन करो, प्रॉपर्टी भी गई, प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का 25% फाइन भी भरना पड़ेगा, 1 साल मिनिमम जेल है, इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। यू हैव नो आइडिया हाउ इट इज इनसाइड। फर्दर प्रॉपर्टी भी गई, तो बड़ा ड्रैकोनियन है। सेक्शन 3 जो है ये बड़ा ही ड्रैकोनियन कानून है। तो लेट मी जस्ट टेल यू ब्रीफली about this law, and eventually we will see in detail. So yeah, just a minute, just look at these provisions. So of course you have to write it down, notes में लिखूंगा इसको मैं, don't worry about it. I'm just telling you that fundamentally the charging provision है section 3, बेनामी transactions allowed नहीं है। बेनामी transactions में enter करने वाले को नंबर 1 फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की जितनी होगी उसका 25% फाइन है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1 से 7 साल तक, प्रॉपर्टी जाएगी कन्फिस्केट होके, वो अलग, वो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कन्फिस्केट कर देगी गवर्नमेंट उसको, वो अलग। फर्दर मान लो, ये मोदी की स्पीच से ही आ रहा है, मोदी की स्पीच में बहुत बार था ये, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मोदी की स्पीच में बहुत बार था, प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो डिमोनेटाइजेशन के दिन आपके डैड के पास 10 लाख रुपए थे, आपके डैड ये 10 लाख रुपए आपके चाचा को देते हैं, ठीक है, मतलब चाचा चाची 2 बच्चों के नाम पे 2.5 लाख 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक अकाउंट में डाल सकते थे। तो आपके फादर ने आपके चाचा को दिया कि यार ये फिलहाल 10 लाख रुपए तू अपने पास रख, फिर तेरे अकाउंट से धीरे धीरे निकाल के मैं ले लूंगा। मान लो चाचा पलट गए बाद में, मान लो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे चाचा चाची और 2 अपने भतीजों पे ट्रस्ट किया कि भाई मेरा ये गलत पैसा पड़ा हुआ है, ये तुम फिलहाल अपने नाम पे रखो, क्योंकि हमारे नाम पे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे चाचा लोग जिनके नाम पे तुम प्रॉपर्टी, जिनके नाम पे 2.5 लाख रुपए तुम किए थे, अगर वो मुखर गए तुमको पैसा वापस देने से, तो तुम कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। इनफैक्ट अगर वो वापस तुम्हें देना भी चाहें तो नहीं दे पाएंगे। अब इसी को तुम लैंड से भी रिलेट करो, मान लो तुम्हारे फादर ने
क्योंकि मान लो वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनको काफ़ी ब्राइब का पैसा मिलता था. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, नथिंग मोर नथिंग लेस. There are enough honest government officers which I have known and I have huge regards for them, but then there are not so good officers also. So you must understand कि मान लो किसी के पास कोई गलत पैसा है, ब्लैक मनी है. अगर वो बोलता है कि ठीक है फिलहाल मैं ब्लैक मनी किसी फ्रेंड के नाम पे होल्ड करता हूँ और जब रिटायर हो जाऊंगा तब अपने नाम पे करवा लूंगा. नंबर वन, आपने उसके नाम पे कर तो दी कि चलो मैं बाद में वापस ले लूंगा. अगर वो पार्टी पलट गई जिसके नाम पे आपने रखा था, आपकी जो ट्रस्टेड पार्टी थी जिसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी को साइड में रखा हुआ था, अगर वो पार्टी पलट गई ना, यू विल नॉट हैव राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी. तो जो प्रॉपर्टी आपने किसी और के नाम से रखी थी ना, जब आप उसको रिकवर करने जाओगे, अगर सामने वाला मुकर गया ना, पैसे नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, गया वो पूरा प्रॉपर्टी. तो मोदी अपनी स्पीचेस में बहुत बार बोलता था कि स्पेशली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन कि भाइयों और बहनों, आपके वो रिश्तेदार जो आपको कभी याद नहीं करते थे, अचानक आपको फ़ोन कर रहे होंगे, आपके पास पैसा जमा कर रहे होंगे. मैं कहता हूँ ले लो उनसे पैसा और वापस मत दो, और वो आपसे वापस ले भी नहीं पाएगा. तो वो इसी कानून का जिक्र करता है बार बार. एनीवे, आई विल बी राइटिंग सेक्शन 4 इन डिटेल. तो मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ. ऑफकोर्स वी विल बी राइटिंग इट डाउन. सो देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी. तो अगर किसी और के नाम पे आप रखते भी हो प्रॉपर्टी, रिकवर नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि लीगली अलाउड नहीं है. फर्दर, सेक्शन 5 के तहत जो भी प्रॉपर्टी आपकी बेनामी होगी, इट इज लाइबल टू बी कन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट. फंडामेंटली गवर्नमेंट उसको जब्त करेगी, और अगर सिद्ध हो गया कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है, ये बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, सरकार इस प्रॉपर्टी को जब्त करके बेचेगी और पैसा आपको नहीं मिलेगा. फर्दर, प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार. अगर आपने किसी के नाम पे प्रॉपर्टी की थी, अगर वो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी वापस देने की कोशिश भी करेगा, तो वो ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं है. ठीक है. और रीट्रांसफर हो भी गया तो उस ट्रांसफर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो ट्रांसफर नल एंड वॉइड होगा. दैट मीन्स अब जो बड़े बड़े लोग हैं जो गलत धंधा कर रहे थे, जो प्रॉपर्टी दूसरे के नामों से होल्ड करना चाह रहे थे, किसी और के नाम से प्रॉपर्टी रख रहे थे, कुछ नहीं कर पाएंगे. करेंगे भी तो जिसके नाम से करेंगे, अगर उसकी थोड़ी भी नियत ऊपर नीचे हो गई, कुछ हाथ नहीं आएगा. सो दैट इज द रीजन दिस लॉ इज वेरी 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 इफेक्टिव. दिस लॉ हैज बीन एक्सट्रीमली बहुत ही मज़ेदार कानून बनाया गया है. तो लेट अस राइट डाउन द बेसिक्स ऑफ सेक्शन 3, 4, 5, 6. ठीक है. तो सेक्शन 3, 4, 5, 6 के सबसे पहले बेसिक्स लिखते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, पूरी अच्छे से वापस अंडरस्टैंडिंग लेंगे उस कानून की, and eventually we will move forward. Chalo, let's get started. Let's start writing down 3, 4, 5, 6. All right, guys. So section 3, 4, 5, 6, the basic charging provisions and the जो basic provisions है, सबसे पहले उसको देखना शुरू करते हैं. So आप बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाइए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है. So section 3, 4, 5, 6 की अगर हम बात करें तो section 3 के हिसाब से जो बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं वो अलाउड नहीं है. एसेंशियली एकदम सिंपल भाषा में आपको मैं अगर बताऊं तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मैं मेरे नाम से खरीदूँ. मैं किसी मेरे घर के वॉचमैन या मेरे घर के कोई सर्वेंट के नाम से प्रॉपर्टी ले रहा हूँ इसलिए ताकि मैं नज़रों में ना हूँ, मैं मेरे पे इंक्वायरी ना बैठे, वो अलाउड नहीं है. ठीक है. तो उसे बेनामी ट्रांजैक्शन कहा जाता है, और बहुत डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली कैसा डिफाइन किया हुआ है. सो फंडामेंटली सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 के हिसाब से नो पर्सन shall enter into a benami transaction. There is a prohibition basically. So section 3, this is the charging provision which actually provides that no person shall enter into any benami transaction. So no person is allowed to enter into a benami transaction. Now what if you enter into a benami transaction pursuant to section 3, जो amended act है उसका section 3 के हिसाब से ही
you will be guilty. If you are guilty of contravention of section 3, you shall be punishable, you shall be liable to be punishable with rigorous imprisonment. मिनिमम 1 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, जो कि 7 साल तक हो सकता है। साथ ही साथ एंड फाइन आपको लग सकता है, विच कुड एक्सटेंड अप टू 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मान लो आपने जो धांधली की हुई थी, आपने चोरी चकारी की प्रॉपर्टी 100 करोड़ की रखी हुई थी, तो आपको फाइन लग सकता है 25 करोड़ रुपए तक का, जेल हो सकती है 1 साल से लेकर 7 साल तक की। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रोविजन विच एक्चुअली सेज दैट देयर इज अ प्रोहिबिशन of entering into a Benami transaction. This is the main provision which actually prohibits a Benami transaction. तो यार anyway, Benami transaction और डिटेल में क्या होगा उसमें हम जाएंगे, बट हाँ, अगर कोई Benami transaction करता है, rigorous imprisonment 1 से 7 साल and fine which could be up to 25% of the fair market value of the property. Further, now there are various disincentives. ऐसी लोग धांधली ना करें, बेनामी ट्रांजैक्शंस ना करें। सरकार ने क्या किया है, कुछ ऐसे प्रावधान बनाए हैं विच विल एक्ट एज अ डिटरेंट। ये डिसइंसेंटिवाइज करेंगे ऐसे ट्रांजैक्शंस को। हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है, फाइन लगा, हमने डर क्रिएट कर दिया कि जेल हो जाएगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, प्यूनिटिव फाइन भी हमने लगा दिया कि भाई ठीक, मॉनेटरी भी तेरे को पैसा देना पड़ेगा, तो मॉनेटरी लॉस भी तेरे को होगा, तो जेल में भी जाएगा, हमने डरा दिया। और हमने क्या किया है, हमने पता है और क्या किया है, हमने ऐसे प्रावधान बनाए हैं, इस तरह के प्रावधान बनाए गए हैं कि जो भी प्रॉपर्टी तुम किसी और के नाम पे रखोगे, वो पूरी प्रॉपर्टी खतरे में आ जाएगी, पूरी प्रॉपर्टी ही अब अड़सट्टे में आ सकती है। तो सरकार ने सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, मान लो टेम्पररीली आप धांधली करने के लिए, फिलहाल कानून की नजरों से बचने के लिए, फॉर वेरियस पर्पसेस, आप अगर करते हो बेनामी ट्रांजैक्शन, मतलब 200-300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सर्वेंट के नाम पे खरीद ली, घर की मेड के नाम पे खरीद ली, अगर किसी के नाम पे अपने प्रॉपर्टी होल्ड की, खुदा न खास्ता वो आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार था, कितना भी बेस्ट फ्रेंड था आपका, BFF, जो भी मिलेनियल्स जो भी लैंग्वेज यूज करें, आपका कितना भी कोई करीबी आदमी था, अगर वो आदमी बात से मुकर गया और आपको उसने बोल दिया कि भग, कौन सी तेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं है, तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो एक्चुअल में आप उससे प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर पाओगे। लीगली आप उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते, लीगली आपके पास कोई राइट नहीं है, कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे ये प्रॉपर्टी रिकवर करने का, क्योंकि आपने कानून से छुपा के उसके नाम पे रखी थी। आपने तो ट्रांजैक्शन इसलिए किया था कि वो दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी दिखे, तो देर इज नो डिफेंस व्हाटसोएवर अवेलेबल टू रिकवर दैट प्रॉपर्टी। अगर आपने किसी के नाम पे रखी थी, वो मुकर गया, आप उससे प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर पाओगे। ओके, दिस इज सेक्शन 4। तो आप सोचो, जो गलत काम करने वाला होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसको कितना डर लगेगा। सेक्शन 3, अरे यार 25% फाइन लग सकता है, जेल का प्रावधान है। सेक्शन 4, जिस पे भरोसा करके उसको फिलहाल टेम्पररीली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, अगर वो मुकर गया तो पूरी प्रॉपर्टी भी हाथ से गई, कोई एक्शन नहीं ले सकते हम। फर्दर सेक्शन 5 क्या बोलता है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन की, एनी प्रॉपर्टी विच वाज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ बेनामी ट्रांजैक्शन, सरकार कन्फिस्केट कर लेगी। ये प्रॉपर्टी सरकार आपसे जब्त करके सेल कर देगी, और सेल प्रोसीड्स भी सरकारी खजाने में जमा कर दिए जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में चले जाएंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आप सोचिए, जो प्रोस्पेक्टिव कल्प्रिट हो सकता है, जो ये गुनाह करने का सोचेगा अब 2016 के बाद से, वैसे तो अब कोई सोचेगा भी नहीं, लेकिन अगर कोई सोचेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा यार, नंबर 1, एक तो साला जेल है, वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, फिर 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू जेब से जाएगी, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होगी अलग, जो आदमी पे भरोसा करके उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर रहा हूँ वो मुखर गया तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं ले सकते। हम चारों तरफ से घेर रहे हैं ऐसे लोगों को, समझ रहे हो। So this is section 5 which actually provides that the property can be confiscated। अगर ये पकड़ में आ गया, और कि कभी भी पकड़ में आए, कितने भी साल बाद पकड़ में आए, प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, बिकेगी प्रॉपर्टी तुम्हारी, खुरकी निकलेगी तुम्हारी, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, जेल होगी अलग, जेब से पैसा फाइन बोल के लेंगे वो अलग, प्रॉपर्टी गई अलग। ठीक है, ये भी कम पड़ गया था जो सेक्शन 6 भी लेकर आ गए। सेक्शन 6 क्या बोलता है मालूम है, व्हाट इज द हेडिंग, प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार। कहने का मतलब,
जो आदमी पे आप विश्वास किए, जो जो आदमी के नाम पे आप प्रॉपर्टी टेम्पररीली ट्रांसफर किए थे, जो ओरिजिनल ओनर नहीं है, जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने घर के एक वफादार वर्कर के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड की थी, वो बेनामीदार, उसे बेनामीदार कहते हैं बेसिकली, क्योंकि एक्चुअल ओनर वो नहीं है। असली ओनर कौन है? आप हो बेनिफिशियल ओनर, आप हो असली ओनर जिसकी रियल में बेनिफिट है उस प्रॉपर्टी से। तो अगर किसी और के नाम, मतलब आपने बेनामी के नाम, बेनामीदार के नाम पे ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, आपने फर्जीवाड़ा करने के लिए किसी आदमी के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, तो एक्चुअल में हिंदुस्तान में फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी 2016 में ही। वो जो व्यक्ति है जिसके नाम पे आप फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जिसके नाम पे आप प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे थे, सरकारी नज़रों से छुपने के लिए, इनकम टैक्स बचाने के लिए, अपनी इलीगल इनकम नहीं दिखाने के लिए, आप अगर किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हो, सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? इट इज नॉट अलाउड दैट वो प्रॉपर्टी आपको रीट्रांसफर हो। तो रीट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है। बेनामीदार इज नॉट अलाउड, ही इज नॉट अलाउड टू रीट्रांसफर। अगर कानून से बच के आप पकड़ में नहीं आए थे, अगर रीट्रांसफर हो भी गया तो वो रीट्रांसफर विल बी नल एंड वॉइड। मतलब आपके ऊपर एक तलवार हमेशा लटकी हुई है कि वो जो ट्रांसफर हुआ उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, जब भी पकड़ में आओगे तब भी खेल खत्म हो जाएगा। तो इवन इफ यू आर अ पॉलिटिशियन और इफ यू आर अ करप्ट ऑफिसर, someone will know your noble deeds of what you have done, and they will always hold it against you, and they can always use this against you. तो 5 साल 10 साल बाद में भी अगर पकड़ में आओगे, प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा, जेल अलग होगा, सेटल वेटल हो गए होगे, पारिवारिक माहौल चल रहा होगा तुम्हारे घर में, फिर पकड़े जाओगे, फिर प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होगी, फिर फाइन लगेगा, फिर जेल होगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बेनामीदार ट्रांसफर करना भी चाहे, अगर आपका वफादार वाकई में वफादार निकला और वो आपको रीट्रांसफर करना भी चाहे, तो नंबर 1 ही इज एक्चुअली प्रोहिबिटेड। सेक्शन 6 बोलता है कि वो आपको रीट्रांसफर कर नहीं सकता। सब सेक्शन 5 बोलता है कि सेक्शन 5 का ही प्रावधान बोलता है कि अगर उसने ट्रांसफर की भी, रीट्रांसफर आपके नाम पे वापस की भी, तो उस ट्रांसफर की कोई वैलिडिटी नहीं है। द ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। लो कर लो बात। सो दिस इज हाउ द लॉ हैज बीन मेड। तो अब कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन होंगे तो वो 68 में ही आ जाएंगे और वो पकड़ में आ जाएंगे। सो दिस इज 5 6 7 8 गाइस, दिस इज 3 4 5 6। सो ये है बेसिक प्रावधान। अगेन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं मेरे साथ साथ, मेरी बात सुन सुन के चैप्टर याद हो जाना चाहिए। बार बार मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ कीवर्ड्स मैं आपके दिमाग में डाल दूँ, एंड बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपके दिमाग में वो खुद ब खुद आ जाएगा। So section 3 is prohibition of Benami transaction. Nobody is allowed to enter into a Benami transaction. अगर enter किया भी तो 1 साल से लेकर 7 साल तक की rigorous imprisonment plus 25% of the fair market value की penalty. Second, अगर आपने किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी रखी भी थी, तो आप उससे, अगर वो सामने वाला मुकर गया, सोच लो, जिसके ऊपर उन्हें भरोसा किया, अगर वो मुकर गया तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट अवेलेबल नहीं है आपके पास, कोई कानून का सहारा लेकर आप वो प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर पाओगे। सेक्शन 4। सेक्शन 5, ऐसी जो भी प्रॉपर्टी जब पकड़ में आएगी कन्फिस्केट हो जाएगी, जब पकड़ में आएगी सरकार इसको पकड़ेगी, सरकार इसको जब्त करेगी, प्रॉपर्टी को बेचेगी और आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर्टी भी गई, 25% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, फाइन भी जेब से जाएगा अलग, जेल में तुम जाओगे अलग। सब सेक्शन 6, जो भी बेनामीदार है, जिसके भी नाम से आप प्रॉपर्टी रखे हो, छुपा के रखे हो, अपने मेड के नाम से, अपने वर्कर के नाम से, अपने वफादार के नाम से, नंबर 1, ही इज नॉट अलाउड टू रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन योर नेम। आपके नाम पे वो रीट्रांसफर कर नहीं सकता, पहली बात। सबसेक्शन 2, अगर उसने रीट्रांसफर किया भी तो इट शैल बी नल एंड वॉइड। उस रीट्रांसफर की कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज गाइस 3 4 5 6। Now let's stick to the agenda and let's get into the definitions. अब हम definitions देखते हैं। To be precise, 4 definition पक्का से देखेंगे क्योंकि चारों definitions बहुत ज़्यादा काम की है। So let's check out all the 4 definitions और मेरे साथ साथ आप ये पढ़ते जाइए, मेरे साथ साथ ये चैप्टर कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो let's move forward.